हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग? कैसे हो आप सब? सो आई एम एकता केजरीवाल, आप सब जानते हो। और हम जैसे पढ़ रहे थे, हमने काफ़ी सारा सिलेबस ख़त्म किया था, तो हम वहीं से कैचअप करेंगे जहाँ से हमने स्टॉप किया था। तो आज हम जो करने वाले हैं वो है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट 6, दैट इज आर कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वॉशी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना? तो वो हम करेंगे। आई एम वेरी सॉरी, हम लाइव बैच लेने वाले थे बट आई कुडंट टेक इट एंड आई एम वेरी सॉरी बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज। तो मैं रिकॉर्डेड कर रही हूँ। अगर आपको कोई भी इशू हो तो आपको पता है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी क्वेश्चंस। और अगर आपको ये रिकॉर्डेड क्लास में जरा सा भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे बताना, मैं लाइव वापस से ले लूंगी। ओके, देर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, सो यू कैन ऑलवेज टेल मी। एक और चीज, जितने भी मैं हैंड रिटन नोट से करवाऊंगी, अभी जितना भी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, जैसे मैं करवाती थी, मैं अब खुद के नोट्स देती थी, सिमिलरली वैसे ही प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आपको हैंड रिटन नोट्स मेरे चाहिए तो आपको पता है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसको आप ज्वाइन कीजिए और आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है ना? और वहां पे आप मुझे डाउट्स पूछ सकते हो। तो आई विल बी कवरिंग सीए फाउंडेशन का सब्जेक्ट्स, दैट इज लॉ, बीसीआर, बीसीके एंड एवरीथिंग। तो हम शुरुआत अभी जो कर रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल में, आई एम स्टार्टिंग विथ माई कंटिजेंट एंड क्वॉशी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट। ओके, सो लेट्स बिगिन और स्टार्ट करते हैं ये वाला टॉपिक। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट हियर नाउ। व्हाट इज अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट इज अ क्वॉशी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हमें जानना है। तो उसको जानने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताने वाली हूँ, तो प्लीज उसको ध्यान से देखते हैं। नाउ, अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, हम सबसे पहले करेंगे कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? सारे नोट्स मैं लिख चुकी हूं तो आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आप बस ध्यान से सुनिए। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ना? कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड अ कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? आप सभी को पता है कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। सपोज फॉर एग्जाम्पल ए और बी आपके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, राइट? तो वो आपका एक अग्रीमेंट बनाता है। अग्रीमेंट जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है, दैट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। नाउ सिमिलरली, अगर इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैं एक और इवेंट डाल दूं, अगर इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैं एक इवेंट डाल दूं, तो ये बन जाएगा मेरा, क्या बन जाएगा? ये मेरा बन जाएगा आपका कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? ये मेरा कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। गाइज, आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है? नाउ लेट्स सी हियर ओके। नाउ, what is a contingent contract? Contingent contract is also known a conditional contract, as you can see, इसको conditional contract भी कहते हैं, right? इसको conditional contract भी कहते हैं। It is a contract whose performance depends on the happening and non-happening of future events. Now, what do you understand by that? I will explain you through an example. Please see here. Example की तरह समझते हैं। Now, I hope it's visible to all of you. I hope it's visible to all of you. Now, please see here. suppose for example ए है ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया है बी के साथ कि आई नीड 100 kgs ऑफ ऑरेंजेस, 100 kgs ऑफ ऑरेंजेस। ओके, तो बी ने कहा ओके, आई विल सप्लाई दैट टू यू, बट माई ऑरेंजेस आर गेटिंग इम्पोर्टेड फ्रॉम समवेयर। ऑरेंजेस क्या हो रहा है? इम्पोर्ट हो रहा है कहीं से। ओके, इन अ शिप, इन अ शिप। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? तो इसने कहा कि अगर मेरी ये शिप पहुंच जाती है, अगर मेरी ये शिप टाइम पे पहुंच जाती है, रीच कर जाती है, तो मैं आपको ऑरेंजेस डिलीवर कर दूंगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट क्या है यहाँ पे? अगर मैं बोलूं मेन कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मेन कॉन्ट्रैक्ट है कि बी ए को 100 kgs ऑफ ऑरेंजेस देगा और ए बदले में क्या देगा? ए बदले में पैसे देगा, रुपीस देगा। मेन कॉन्ट्रैक्ट तो ये है। तो ये आपका मेन कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है? मेन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? लेकिन ये जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है ये किस पे डिपेंड करता है? ये मेन कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है अगर आपका शिप टाइम पे अराइव हो तो, अगर आपका शिप अराइव हो जाए टाइम पे तो उस पे डिपेंड करता है, इजंट इट?
तो ये जो है ना, दिस इज कॉल्ड एन इवेंट। ये आपका इवेंट हो गया एंड दिस इज कोलैटरल, कोलैटरल टू योर मेन इवेंट, टू योर मेन इवेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये आपका कोलैटरल हो जाता है टू योर मेन इवेंट। समझ में आया ना? आई होप दिस इज क्लियर। तो देखो, ये आपका पूरा, इसको बोलते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर मेरा शिप, अगर ये इवेंट अगर हो जाता है, अगर ये इवेंट अगर पॉसिबल होता है, तो ही ये मेन कॉन्ट्रैक्ट का होना ना होना किस पे डिपेंड करता है? इस इवेंट पे डिपेंड करता है। मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, मैं वापस से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। नॉट एन इश्यू एट ऑल। तो ये था मेरा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक कंसेप्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन विद द नोट्स जो मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। आई होप दिस इज विजिबल। आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, डोंट वरी। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला कि आपका कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट दैट इज डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग। यहाँ पे हैपनिंग क्या चीज डिपेंड करता था? शिप वाला पोर्शन आपका हैपनिंग था। हैपनिंग शिप अराइव्स, राइट। और नॉन हैपनिंग मतलब कि कोई चीज ना, उसका भी मैं आपको बताऊंगी, डोंट वरी। और फ्यूचर इवेंट्स, तो ये जो फ्यूचर इवेंट्स का मैं बात कर रही हूँ ना, ये आपका कोलैटरल है। क्या है? ये आपका कोलैटरल है। मेरी बात समझ में आ गई? इसको हम कोलैटरल कहेंगे। नाउ सी हियर, which are dependent on happening of event। अब मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर, यहाँ पे जो ये है, these are contracts which are dependent on happening of an uncertain event। एग्जाम्पल मैंने आपको कहा था शिप वाला, वही शिप वाला एग्जाम्पल लेके मैं यहाँ पे समझा रही हूँ। प्लीज देखो, अगर सपोज आपका जो ये इवेंट है, ये आपका अनसर्टेन इवेंट है, अनसर्टेन इवेंट है, राइट। ये आपका अनसर्टेन इवेंट अगर होता है, अराइवल मतलब कि हैपनिंग, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट की बात कर रही हूं मैं, सिर्फ नॉन हैपनिंग की नहीं, हैपनिंग। मतलब अगर ये अराइव हो जाएगा शिप, ये रहा हैपनिंग, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आ गया। आपका कॉन्ट्रैक्ट जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है, मेन कॉन्ट्रैक्ट वो आपका एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर तो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट, अगर तो आपका ये नॉन हैपनिंग हो जाता है, अगर शिप नहीं आती है, नॉन अराइवल ऑफ शिप, तो फिर क्या कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या मेन कॉन्ट्रैक्ट आपका हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्या वो ऑरेंजेस बेच पाएगा? क्या वो ऑरेंजेस बेच पाएगा? ये जो ऑरेंजेस की बात कर रही थी, वो बेच पाएगा? नहीं बेच पाएगा। समझ में आया आपको? तो ये हो जाएगा आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि इम्पॉसिबिलिटी। अब तो कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता। तो देखो, इस केस में कॉन्ट्रैक्ट जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है ना, मेन कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, और ये इवेंट को हम क्या कहते हैं? कोलैटरल इवेंट। कोलैटरल इवेंट ये आपका कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होता। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? ये आपके कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं होता। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? व्हेन डिपेंडेंट ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। इसका मतलब नॉन हैपनिंग। अब इसका एग्जांपल जल्दी से समझते हैं, प्लीज सुनना, प्लीज सुनना, बहुत इजी है। इसका सुनो। अब सपोज फॉर एग्जांपल हमने एक यहाँ पे मिस्टर ए लिया। मिस्टर बी ने कहा मिस्टर ए को कि मैं आपसे 100 केजीज ऑफ ऑरेंजेस लूंगी, 100 केजीज ऑफ ऑरेंजेस लूंगा, ठीक है, ए से। तो बी ने कहा मैं आपको दे दूंगा, लेकिन अगर मेरी शिप टाइम पे आ जाती है तो, अगर मेरी शिप टाइम पे आ जाती है तो मैं आपको ये ऑरेंजेस प्रोवाइड कर दूंगा। मेरी बात समझ में आ गई? लेकिन यहीं पे ए क्या करता है? ए किसी और से कॉन्ट्रैक्ट करता है, सी से। ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया, बी ने कहा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अगर मेरी ये शिप टाइम पे आ जाती है तो। ए ने सी को कहा कि देखो मुझे 100 ऑरेंजेस चाहिए, 100 केजी ऑरेंजेस चाहिए, जो मैंने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। अगर बी का शिप टाइम पे नहीं आता है तो फिर मैं आपसे ले लूंगा। नहीं समझ में आया? वापस से सुनो, डायग्राम करके समझाती हूँ, सुनो। रुको एक सेकेंड, मैं वापस से आपको एक्सप्लेन करती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। यहाँ देखो, सपोज फॉर एग्जाम्पल यहाँ है ए और यहाँ है बी, ठीक है। बी ने ए को कहा कि गिव मी, प्लीज सुनना, गिव मी 100 केजीज ऑफ ऑरेंजेस,
ठीक है, गिव मी 100 kgs ऑफ ऑरेंजेस, ठीक है ना। ए ने क्या कहा, मैं दे दूंगा, लेकिन मेरी जो ऑरेंजेस है ना, मेरे जो ये ऑरेंजेस है ना, वो कहाँ है, ये जो ऑरेंजेस है ना वो शिप में आएंगे। कहाँ पे आएंगे, शिप में आएंगे, एक शिप में अराइव होंगे। तो अगर मेरा शिप आ जाता है तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना। तो क्या बी ए के भरोसे बैठा रहे, नहीं ना। बी ने क्या किया, मेक्स अनदर कॉन्ट्रैक्ट, अनदर कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, वो अनदर कॉन्ट्रैक्ट बनाता है किसके साथ, सी के साथ, किसके साथ, सी के साथ, और बोलता है इफ एज शिप डज नॉट कम, does not come, then I will buy oranges from you, I will buy oranges from you। मेरी बात समझ में आ गई। बी सी को कहता है अगर ए की शिप नहीं आएगी तो यहाँ पे नॉन हैपनिंग हुआ ना, इवेंट का नॉन हैपनिंग हुआ। अगर ए की शिप नहीं आएगी तो मैं तुमसे करूंगा। मेरी बात समझ में आ गई। तो देखो वही चीज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, प्लीज सी। यहाँ पे इवेंट क्या है, इवेंट क्या है, शिप का आना, शिप का आना। तो अगर वो शिप आ जाती है और कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बी का कॉन्ट्रैक्ट, बीज कॉन्ट्रैक्ट विथ सी का बात हो रहा है यहाँ पे, बीज कॉन्ट्रैक्ट विथ सी का बात हो रहा है, इजंट इट। तो अगर शिप आ जाती है, अगर ए की शिप, एज शिप अराइव्स हैपेंस, तो क्या आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि सी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा और ए के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो इसीलिए सी का कॉन्ट्रैक्ट जो है, सीज कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड हो जाता है, बिकॉज ए की शिप आ चुकी है। और अगर ए का शिप, एज शिप डजेंट अराइव, तो यहाँ पे क्या होगा, नॉन हैपनिंग हो गया। तो यहाँ पे सी का कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, सी का कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड हो जाएगा। समझ में आया ना। तो यहाँ पे आपका सी का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। तो ये पॉइंट था, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिपेंडेंट ऑन द नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट, नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट, शिप आएगा या नहीं आएगा, अनसर्टेन है उस पे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो है, द इवेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ द मेन कॉन्ट्रैक्ट। अभी मैंने आपको बताया कि शिप का आना नहीं आना क्या कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, क्या कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा क्या है, कि सिर्फ 100 ऑरेंजेस को बेचना है और पैसा लेना है, राइट। कॉन्ट्रैक्ट, मेन कॉन्ट्रैक्ट वही है। लेकिन ये जो इवेंट है ना, वो आपका कोलैटरल होता है टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट, वो पार्ट नहीं होता, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज कोलैटरल टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द इवेंट शुड बी कंटिंजेंट, मतलब कि आपका शिप आएगा या नहीं आएगा ये अनसर्टेन है ना, हो सकता है शिप डूब जाए, बारिश आएगी या नहीं आएगी, हो सकता है कि नहीं आए, आपके हाथ में नहीं है लेकिन कंट्रोल में है। तो देखो कंटिंजेंट का मतलब होता है अनसर्टेन। अगर कोई चीज एकदम पक्का पक्की बाउंड टू हैपन है, मतलब इफ द इवेंट इज बाउंड टू हैपन, मतलब आपको पता है कि वो होगा, तो फिर उसको कंटिंजेंट नहीं कहेंगे, देन इट्स नॉट अ कंटिंजेंट। तो वो इवेंट है ही नहीं कंटिंजेंट और वो आपका कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन अगर द इवेंट शुड बी कंटिंजेंट एंड नॉट जस्ट अ मियर विल ऑफ द प्रोमिसर, मतलब कि ये कंटिंजेंट होना पड़ेगा, सिर्फ मेरी इच्छा से नहीं होगा, हाँ मैं बेच दूंगा कोई दिक्कत नहीं है आराम से ले लेना। अरे कंटिंजेंसी भी तो होनी पड़ेगी ना। कंटिंजेंसी क्या है, अगर मेरी शिप आ गई तो, समझ में आया ना। तो सिर्फ विल से नहीं होगा, कंटिंजेंसी भी चाहिए। और अगर आपका कंटिंजेंसी बाउंड टू हैपन है, मतलब आपको पता होगा ही, तो फिर वो काय बात का कंटिंजेंट, फिर तो वो कंटिंजेंट हुआ ही नहीं, तो वो आपका कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होगा। समझ में आया, ये सारे पॉइंट्स आई होप आपको समझ में आ गए, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रूल्स ऑफ इन्फोर्समेंट, मतलब कब ये आपका कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट आपके लॉ के अकॉर्डिंग इन्फोर्सेबल है, ठीक है। बहुत ईजी है, जल्दी जल्दी देखो। ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, मतलब अगर आपका इवेंट हो जाता है, अगर आपका इवेंट हो जाता है, शिप कम्स, मतलब यहाँ उस एग्जाम्पल जो है वो अगर आपको नोट करना है, क्लास को थोड़ा स्टॉप कर लीजिए, नोट कर लीजिए, देखो ठीक है ना। वो पूरा एग्जाम्पल मैंने नहीं लिखा है, ये आपका सिर्फ क्या है, नोट्स है, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो अगर उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर आपका शिप आ जाता है और आपका ऑन हैपनिंग है, हैपनिंग का मतलब होना, ठीक है ना, ऑकर होना, तो इवेंट क्या होगा, अगर आपका शिप आ जाता है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो इवेंट हैपेंस वैलिड एंड इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अगर इवेंट हो जाता है तो वो आपका वैलिड हो जाएगा और इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा, वेरी इजी। अगर शिप नहीं आता है, शिप डज नॉट कम, तो वो आपका वॉइड हो जाएगा एंड नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ।
मेरी बात समझ में आ गई, और वो आपका इन्फोर्सिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू लॉ। इजी नाउ। अब सेम चीज रिपीट होगा, नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, अगर नॉन हैपनिंग है इवेंट का, शिप कम्स, अगर शिप आ जाता है तो इवेंट हैपेंस। अगर नॉन हैपनिंग मतलब मेरा सी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था, बच्चा यहाँ देखो वापस से याद दिला रही हूँ, अगर मेरा सी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था, किसका, बी का, रिमेंबर बी का कॉन्ट्रैक्ट था, तो अगर ए का शिप, एज शिप कम्स, अगर ए का शिप आ जाता है तो इवेंट हैपन हो गया ना, तो क्या सी का कॉन्ट्रैक्ट अब वैलिड होगा? नो, वॉइड हो जाएगा एंड इट इज नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, ठीक है ना। और अगर इस ए का शिप, एज शिप डजंट कम, डज नॉट कम, तो सी का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया ना, वैलिड, और इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो जाएगा। वेरी इजी, राइट। Next, contract ceases to be enforceable if the collateral event depends on the conduct of the living person and such living person does something that makes the contract impossible. मैम कुछ समझ में नहीं आया, प्लीज सुनो, बहुत इजी है, जल्दी से सुनो। Now please see here guys, यहाँ पे ध्यान से सुनना। Now suppose for example A है, ठीक है ना, और यहाँ पे अर्जुन है, अर्जुन ले लेते हैं, अर्जुन है, और ये आपका लिली है, कौन है, लिली, और ये है लिली का फादर, कौन है, लिली का फादर, ठीक है ना। अर्जुन ने लिली को कहा, अर्जुन ने लिली को क्या कहा, अर्जुन ने लिली को कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा, आई विल मैरी यू, आई विल मैरी यू इफ योर फादर डाइज, अगर तुम्हारे पापा जब मर जाएंगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। समझ में आया आपको? इसने क्या कॉन्ट्रैक्ट की, इफ योर फादर डाइज, आफ्टर योर फादर डाइज आई विल मैरी यू। समझ में आया ना। तो इवेंट क्या है, कंटिंजेंट इवेंट क्या है, फादर का मरना, इवेंट क्या है, फादर का मरना, ये इवेंट हो गया ना, डेथ ऑफ अ फादर। और कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मैरिज, मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट है। समझ में आया, मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट है। नाउ द थिंग इज, अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने रोज से शादी कर ली, अर्जुन ने रोज से शादी कर ली, मैरीज रोज बिफोर लिलीज फादर डाइड, लिली के फादर के मरने के पहले अर्जुन ने रोज से शादी कर ली। मेरी बात ध्यान से सुनना, लिली के फादर के मरने के पहले ही अर्जुन ने रोज से शादी कर ली। अब बताओ क्या होगा, अब बताओ क्या होगा, शादी तो उसने कर ली, अब क्या मेरा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, क्या ये कुछ भी इम्पॉसिबिलिटी है क्या? अगर लिली का फादर मर भी जाता है तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट होने का पॉसिबिलिटी है क्या? Is the contract possible now? Is the contract possible now? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल होगा क्या? अभी नहीं ना, ये कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल है ही नहीं। समझ में आया आपको? तो मैंने क्या बोला आपको, वापस से रिपीट कर रही हूँ, कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल, मतलब कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल नहीं होगा अगर इफ द कोलैटरल इवेंट डिपेंड्स अपॉन द कंडक्ट ऑफ द लिविंग पर्सन, किसी लिविंग पर्सन का कंडक्ट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? इसके मरने पे डिपेंड करता है। इवेंट किस पे डिपेंड करती है, कॉन्ट्रैक्ट किस पे डिपेंड करता है, इसके मरने पे, ठीक है ना। चलो वो तो बहुत अच्छी बात है। एंड सच लिविंग पर्सन डज समथिंग, और किसने क्या किया, और किसने क्या किया, अर्जुन ने क्या किया, एंड सच लिविंग पर्सन डज समथिंग, उसने क्या किया, उसने रोज से शादी कर ली, उसने ऐसा कुछ किया जिससे दैट मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल, और वो कॉन्ट्रैक्ट को इम्पॉसिबल कर देता है, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका वॉइड हो जाएगा। समझ में आया ना। तो ये इसने, अर्जुन ने रोज से शादी कर ली, तो ऑटोमेटिकली आपका लिली के साथ तो अब वो शादी कर ही नहीं सकता है। तो क्या ये कुछ भी मैटर करेगा, क्या लिली का फादर का डेथ या कुछ भी मैटर करेगा, नहीं करेगा। तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड हो गया। इजी। अगर डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा और मैं आपको वापस एक्सप्लेन करूंगी, अलग से आपके लिए क्लास बनाऊंगी। डू नॉट वरी एट ऑल, because see I do not feel very good giving video classes, recorded classes. I prefer live sessions, okay, and I am trying my best to give live sessions, but in case you have any doubt please let me know, again I will explain it to you, there is no problem. नेक्स्ट चलते हैं, डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विदिन स्पेसिफाइड टाइम। बहुत सिंपल सा चीज है, देखो क्या मतलब हुआ। अब सपोज शिप के अराइवल का बात करती हूँ मैं किसकी बात कर रही हूँ, शिप के आने नहीं आने का बात कर रही हूँ, राइट। किसकी बात कर रही हूँ, शिप आएगा नहीं आएगा, राइट। मैं बैठी हूँ इंतजार में ना, मैंने ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी से, ठीक है ना। बी ने कहा हाँ जी शिप को आने दो, शिप को आने दो और फिर हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। शिप को अराइव होने दो
और फिर हम करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, मतलब फिर मैं आपको 100 केजीज ऑरेंजेस दे दूंगा, 100 केजीज ऑरेंजेस दे दूंगा, ठीक है ना। नाउ शिप अगर विद इन 10 डेज आ जाएगा, अगर 10 डेज के अंदर आ जाता है तो मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि ए को 10 दिन के अंदर चाहिए, ए को 10 डेज में चाहिए ऑरेंजेस, ठीक है ना। और ए ने कहा कि अगर 10 डेज में तुम्हारा शिप आ जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट पक्का, रिश्ता पक्का। समझ में आता है आपको मेरी बात, समझ में आ गई। अगर 10 डेज में आ जाता है तो मैं ऑरेंजेस ले लूंगा, अगर 10 डेज में नहीं आता है तो क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट पक्का समझू? नहीं। मेरी बात समझ में आ गई। तो ये एग्जाम्पल समझ में आ गया कि ए ने बी को बोला कि अगर आपका शिप 10 डेज के विद इन आ जाता है तो मैं ऑरेंजेस खरीद लूंगा, लेकिन अगर 10 डेज के विद इन नहीं आता है तो मैं ऑरेंजेस नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मुझे आगे भी रीसेल करना है, राइट। नाउ प्लीज सी हियर, तो इवेंट क्या है? अराइवल ऑफ शिप, अराइवल ऑफ शिप विद इन 10 डेज, विद इन 10 डेज, विद इन 10 डेज। तो स्पेसिफाइड टाइम क्या हो गया? 10 डेज हो गया, इजंट इट। नाउ प्लीज सी, अगर वो इवेंट हो जाता है, और हो जाता है विद इन टाइम, तो वैलिड, ऑफ कोर्स बहुत अच्छे से वैलिड हो गया, इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अगर वो इवेंट डज नॉट हैपन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, मतलब कि वो स्पेसिफाइड टाइम में नहीं होता, तो वो वॉइड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, मतलब वो वैलिड नहीं रहेगा। और अगर वो इवेंट बिल्कुल ही नहीं होता है, मतलब वो शिप डूब जाती है, शिप सिंक्स, शिप सिंक्स, तो क्या हो जाएगा? तो भी वॉइड हो जाएगा। और अगर वो शिप कम्स, अराइव्स, अराइव्स आफ्टर 10 डेज, तो भी वो वॉइड हो जाएगा। और यहाँ पे विद इन 10 डेज, तो ये अगर आपको नोट करना है तो आप कर सकते हैं, मेरे पीडीएफ में नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है ना। क्लास को आप स्टॉप भी करके कर सकते हैं, मैं आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है, समझ में आया ये ना। डिपेंडेंट ऑन द नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विद इन स्पेसिफाइड टाइम, मतलब वही चीज यहाँ पे हैपनिंग ऑफ एन इवेंट था ना, यहाँ पे हैपनिंग ऑफ एन इवेंट था, वहां पे नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट है। इजी। नाउ ये क्या था? सी का कॉन्ट्रैक्ट। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, यही चीज अगर मैं ऐसे कहूं, यही चीज अगर ए है, बी है, ठीक है, ए ने फिर सी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि बीज शिप इफ बीज शिप कम्स विद इन 10 डेज, does not come within 10 days na, does not come within 10 days, then I will contract with you, then I will take oranges from you, तब मैं आपसे ऑरेंजेस लूंगा, ठीक है ना। मतलब कि अगर बी का शिप 10 डेज के अंदर नहीं आता है तो मैं आपसे ऑरेंजेस लूंगा, सी के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया। तो नॉन हैपनिंग पे डिपेंड करता है ना, शिप नहीं आना, नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, क्लियर। अब प्लीज हियर, अगर आपका इवेंट क्या है? हैपेंस, मतलब कि शिप कम्स, अगर आपका बी का शिप अराइव्स, बी का शिप अराइव्स, तो क्या होगा? क्या सी का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा क्या? नहीं, ये तो आपको पता था, ये तो आपको पता था, अगर हैपन हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगा। अगर आपका इवेंट, मतलब कि अगर आपका बी का शिप, बीज शिप कम्स, कम्स आफ्टर 10 डेज, मतलब आता है लेकिन 10 दिन के बाद आता है, तो क्या सी का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे वैलिड होगा क्या? ऑफ कोर्स वैलिड हो जाएगा। समझ में आया। और इवन डज नॉट अकर, मतलब सी बी का शिप आता ही नहीं है, बीज शिप सिंक्स, सिंक हो गया, तो भी सी का कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड हो जाएगा। समझ में आया ना, सी का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। इजी, समझ में आया, इजी है एकदम। नाउ नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड इफ द इवेंट इज इम्पॉसिबल टू हैपन। अब मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, सुनो यहाँ पे, यहाँ पे ध्यान से सुनो। अगर सपोज अर्जुन है, अर्जुन है, अर्जुन ने बोला लिली को, क्या बोला कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैरी मी, और मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा। क्या लाऊंगा? चांद तारे, मून एंड स्टार्स, चांद तारे मैं तोड़ के लाऊंगा। पता है ना, नहीं ला सकता चांद तारे तोड़ के, आपको पता है ना। क्या इवेंट का ऑकरेंस होगा क्या? लिली ने कहा मैं तुमसे शादी करूंगी अगर चांद तारे टूटा, या फिर लिली ने कहा मैं तुमसे शादी करूंगी अगर ये अगर आपका कुछ अनसर्टेन इवेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे बैठे बैठे रेन, गोल्ड, गोल्ड की बारिश हो जाती है, गोल्ड रेन होने लगता है, तो मैं आप तुमसे शादी करूंगी। मेरी बात समझ में आ गई। तो कोलैटरल इवेंट क्या है? गोल्ड रेन। ये आपका इवेंट है कि अगर बारिश हो गई सोने की तो मैं तुमसे शादी करूंगी। दोनों को पता है ना कि इट इज इम्पॉसिबल, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट हम वैलिड मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। ये तो मैंने आपको पहले चैप्टर्स में भी बताया हुआ है
कि इसको हम नहीं मानेंगे। कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड इफ द इवेंट इज इम्पॉसिबल टू हैपन। अगर इवेंट ही आपका इम्पॉसिबल है हैपन, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली आपका वॉइड माना जाएगा। इट्स इमटेरियल वेदर द पार्टीज नो अबाउट द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट और नॉट। हमने किया था ना पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी, एक इंसान को पता है, दो इंसान को पता है, याद है, पूरे डिटेल में किया था। मैं क्या बोल रही हूँ, अगर आपका ये मैटर नहीं करता कि पार्टीज जानती है या नहीं जानती है, इट्स सिंपल। अगर आपका इवेंट इम्पॉसिबल है तो बस सिंपली आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, बस बात खत्म, ठीक है ना। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। डिफरेंस बिटवीन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, वेरी इजी, वापस से बता रही हूँ, आपको एक बार बताया हुआ है। नाउ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और वेजरिंग के टाइम पे हमने किया था कि वो हमेशा आपका वॉइड होता है, राइट, इट्स इलीगल, अलाउड नहीं होता कोर्ट की तरफ से। नाउ इवेंट इज कोलैटरल, आपका जो कंटिंजेंट में इवेंट होता है ना, अनसर्टेन इवेंट होता है ना, वो आपका कोलैटरल होता है, नॉट अ पार्ट ऑफ मेन कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट ऑफ मेन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होता। मेरी बात समझ में आ गई। लेकिन इवेंट इज नॉट कोलैटरल, और यहाँ पे इवेंट कोलैटरल नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर बारिश आई तुझे 500 रुपए मिलेंगे, अगर बारिश नहीं आई तो तुझे 500 रुपए मुझे देने पड़ेंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हो गया। इवेंट इज नॉट कोलैटरल बट अ पार्ट ऑफ अग्रीमेंट। ये आपका अग्रीमेंट का ही पार्ट हो गया। समझ में आया आपको अग्रीमेंट का। नेक्स्ट, देयर इज एन इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज इन द इवेंट। अब मेरी बात सुनना, शिप के आने का नहीं आने का एक इंटरेस्ट है ना। अगर शिप डूब गई तो बी का नुकसान होगा ना, और अगर शिप आ गई तो ए को गुड्स मिल जाएंगे ना। तो एक इंटरेस्ट है ना इवेंट में इंटरेस्ट है ना इवेंट में। अगर इवेंट हो जाती है तो उसमें उसका इंटरेस्ट है, गुड्स है, मतलब बेसिकली एक इंटरेस्ट है। लेकिन बारिश आना नहीं आना उसका पर्सनल इंटरेस्ट है क्या। बारिश अगर आ गई तो 500 रुपए दे दूंगा, उसने ए और बी दोनों ने मिलकर बेट लगाया कि अगर बारिश आ जाती है तो 500 रुपए तुमको दूंगा। बारिश के आने नहीं आने से उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है क्या भाई साहब, नहीं है ना। तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, इवेंट में कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो, एक इंसान का वेजरिंग में देखो, लॉस ऑफ वन इज द गेन ऑफ अनदर, लॉस ऑफ वन इज गेन ऑफ अनदर, है ना। अगर एक जन हारेगा तो दूसरा पर्टिकुलरली एक्चुअली जीतेगा, इजंट इट, यही होता है। लेकिन क्या हम सेम चीज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते। नो सच कंडीशन। समझ में आया ना, वेरी इजी ना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्वॉशी कॉन्ट्रैक्ट। बहुत ही इजी है, जल्दी से देख लेते हैं ना। क्वॉशी कॉन्ट्रैक्ट समझो, एकदम बहुत इजी सा टॉपिक है ये, आपको मैंने एकदम बेसिक्स टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में भी समझाया था। वॉशिंग कॉन्ट्रैक्ट का मैंने क्या बोला था, इसको आप ऐसे याद करो, फाइंडर ऑफ गुड्स को ध्यान में रख के याद करो। मतलब कि थिंक अबाउट फाइंडर ऑफ गुड्स। सपोज आपको रास्ते में एक वॉलेट मिल जाता है। नाउ टेल मी व्हाट डज योर कॉन्शियस टेल यू। आपका कॉन्शियस क्या कहता है, ये वॉलेट जिसका है उसको लौटाना। क्या आपका कॉन्शियस ये कहता है कि उसको रख लो, नहीं ना। व्हाट इज योर ड्यूटी, योर ड्यूटी इन द रियल सेंस इज टू रिटर्न दैट वॉलेट, इजंट इट। तो क्वॉशी कॉन्ट्रैक्ट उसको ही कहते हैं। आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, आपको मेरा वॉलेट मिला है, आपने मेरे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया क्या कि मैं आपको वॉलेट लौटाऊंगा, नहीं किया ना। लेकिन इट इज नॉट मेड बाय लॉ, बट वो आपका अंडरस्टूड है, वो आपका कॉन्शियस आपको कहता है। मेरी बात समझ में आ गई। आपने उसको साइन करके मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया है, लेकिन आपका कॉन्शियस वो चीज करने को कहता है। नाउ प्लीज सी, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट इन अ रियल सेंस। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता इन अ रियल सेंस, रियल सेंस में ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। देयर इज नो ऑफर, कोई ऑफर नहीं है और कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। भाई साहब प्लीज वॉलेट दे दो ना, हाँ दे दूंगा। ऑफर, भाई साहब वॉलेट दे दो ना। एक्सेप्टेंस, हाँ हाँ दे दूंगा, है क्या, है क्या, नहीं ना। कोई ऑफर या कोई एक्सेप्टेंस नहीं होता। मेरे को वॉलेट मिला, मेरा ड्यूटी बनता है कि उसको लौटा दूं। उसने मुझे नहीं कहा, लेकिन मेरा ड्यूटी बनता है। इट इज अ डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये एक अज्यूम्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है, इसको हम अज्यूम्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं ना। Obligations are created on parties by law, not by agreement. नॉट बाय अग्रीमेंट। समझ में आया ना, कि लॉ कहती है अगर आपको किसी और का सामान मिलता है या अगर आपके पास किसी और का पैसा है तो वो आपका ड्यूटी बनता है कि वो आप उसको लौटाओ, आप उसका ओनर नहीं बन सकते। क्लियर ना एकदम। और ये आपका अग्रीमेंट ना हो तो भी ठीक है। देयर इज नो अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, ये तो नॉर्मल है, कोई अग्रीमेंट होता नहीं है। नेक्स्ट,
इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस। मैंने क्या बोला कि आप अपना दिमाग, आपका क्या नियत है, आपका क्या सोच है, उस पे ये कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है। आप किसी को नुकसान पहुंचा के वो कॉन्ट्रैक्ट, वो चीज नहीं रख सकते। अगर किसी और का चीज है तो वो आप अपने पास नहीं रख सकते। नो मैन मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ अनदर पर्सनस लॉ। बेसिकली ये कौन सा प्रिंसिपल पे बेस्ड है? ये प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि आप किसी और को गरीब बना के खुद रिच नहीं हो सकते। किसी और को नुकसान पहुंचा के आप फायदा नहीं ले सकते। समझ में आया ना? तो ये इक्विटी, जस्टिस और गुड कॉन्शियस पे बेस्ड है। एकदम क्लियर। क्वॉशी कॉन्ट्रैक्ट का ये एसेंशियल पॉइंट्स थे। अब हम आगे जो करने वाले हैं वो फ्यू अदर पॉइंट्स हैं। लेट्स सी दैट। द बेसिक ऑब्लिगेशंस इन क्वॉशी कॉन्ट्रैक्ट। अब ऑब्लिगेशंस तो होंगे ना, कुछ कुछ ऑब्लिगेशंस है, वो फटाक से समझ लेते हैं, ठीक है ना? बहुत ईजी है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड। ये है आपका सेक्शन नंबर 68, क्लेम्स फॉर नेसेसरी सप्लाइड टू इनकेपेबल पर्सन। मतलब क्या हुआ, प्लीज देखो यहाँ पे, मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे, प्लीज सी। नाउ सपोज फॉर एग्जाम्पल एक माइनर है, माइनर है, और माइनर के पेरेंट्स नहीं है, ऑर्फन है। ये कौन है? ऑर्फन है, ठीक है ना? अब इस माइनर को उसका अंकल अंकल क्या करता है? नेसेसिटीज प्रोवाइड करता है, नेसेसिटीज प्रोवाइड करता है, ठीक है? समझ में आया ना? अब माइनर तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, आपको पता है बेसिक रूल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? माइनर कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, यू ऑल नो दिस। नाउ टेल मी वन थिंग, क्या ये अंकल केपेबल है या नहीं है टू बी रीइम्बर्स्ड? इज ही capable of being reimbursed, liable to be reimbursed? क्या उसको रीइंबर्समेंट मिलनी चाहिए? ऑफ कोर्स मिलनी चाहिए। मैम आपने भी क्या सवाल कर दिया। इज ही liable to be reimbursed? of course he is liable to be reimbursed, isn't it? वो liable है, वो लायबल है, आपको भी पता है, इजंट इट? तो अब यही चीज आपका क्वॉशी कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि आपके और माइनर के बीच में, अंकल और माइनर के बीच में कोई भी अग्रीमेंट नहीं हुआ है। अंकल ने नेसेसिटीज प्रोवाइड की है टू द पर्सन who is incapable of entering into a contract, जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर नहीं सकता, उसको नेसेसिटीज प्रोवाइड की गई है। तो इसीलिए ये माइनर की ड्यूटी बनती है कि अपने स्टेट से वो अंकल को, अपने स्टेट से मतलब कि अपने प्रॉपर्टी से वो अंकल को क्या दे? रीइंबर्समेंट करे। रीइंबर्समेंट का मतलब जितने पैसे लगे हैं वो वापस से लौटा दे। मेरी बात समझ में आ गई? लेकिन वो नेसेसिटीज होनी पड़ेगी, ये नहीं कि एकदम मस्त एकदम घुमाने लेके जा रहे हैं और फिर बोल रहे हैं रीइंबर्समेंट दो, नहीं, ओनली फॉर नेसेसिटीज। मेरी बात समझ आई ना? नाउ सी दिस, पर्सन हु फर्निशेस बेसिक नेसेसिटीज टू द पर्सन who is incapable of entering into a contract, then such person, यहाँ पे such person कौन? ये वाला, such person is liable to be reimbursed। तो यहाँ पे कौन हो गया? अंकल लायबल है, और यहाँ पे ये माइनर है। अगर अंकल माइनर को नेसेसिटीज देते हैं तो फिर अंकल को रीइंबर्समेंट मिलना चाहिए। क्लियर ना? तो क्लेम फॉर नेसेसिटीज ये आपका क्वॉशी कॉन्ट्रैक्ट होता है, पार्ट ऑफ अ क्वॉशी कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट देखो, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। बहुत ही इजी है, जल्दी से देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे सुनो क्या बोल रही हूं मैं। नाउ सपोज आपका ये बी ए है, ठीक है, ए है, ए ने लैंड ले रखा है, ए टुक अ लैंड फ्रॉम, ए ने लैंड लिया है बी से, ठीक है ना? बी का ये लैंड है, किसमें लिया? लीज में लिया, लीज में। बी का लैंड ए ने लीज में दिया है, और यहाँ पे बी का रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि कुछ रेवेन्यू टैक्स में या कैसे भी वो किसको दे? गवर्नमेंट को दे। रेवेन्यू, बी का जो रेवेन्यू है ना उस लैंड से, वो गवर्नमेंट को दे, क्योंकि लैंड तो बी का है, तो बी का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना गवर्नमेंट को टैक्स देना, ठीक है? तो बी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि गवर्नमेंट को आप रेवेन्यू दो। बी डिड नॉट पे, बी ने डिड नॉट पे, बी ने पेमेंट नहीं करी। बी बहुत होशियार निकला था, बहुत चालू था, उसने पेमेंट नहीं करी। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है भाई साहब, आपने पे नहीं करी है तो हम आपसे बदला लेंगे, आपका लैंड को हम क्या करेंगे? अक्वायर कर लेंगे, आपका लैंड को अक्वायर कर लेंगे और लीज कैंसिल कर देंगे, लीज कैंसिल कर देंगे। मेरी बात समझ में आ गई? तो ए घबरा गया, ए क्या हो गया? क्योंकि लैंड तो ए ने लीज पे ली थी ना, तो ए घबरा गया, घबरा के उसने क्या किया? गवर्नमेंट को पेमेंट कर दी सारी, ऑन बिहाफ ऑफ बी। किसके बिहाफ पे? बी के बिहाफ पे उसने सारी पेमेंट कर दी ए ने। अब मुझे बताओ, क्या ए को पैसा मिलना चाहिए या नहीं चाहिए? पैसा देना किसको था? पैसा देना था बी को, ठीक है, लेकिन बी ने नहीं दिया।
फिर लैंड गवर्नमेंट अक्वायर कर रही थी और लीज कैंसिल कर रही थी, तो ए घबरा गया। ए घबराने के बाद ए ने गवर्नमेंट को बी की तरफ से पैसा दे दिया ना, बी की तरफ से पैसा। अब बताओ क्या ए को पैसा मिलना चाहिए या नहीं चाहिए बी से? ऑफ कोर्स मिलना चाहिए, इजंट इट? यही तो बात है ना। इसी को कहते हैं क्वॉशी कॉन्ट्रैक्ट। देखो यहाँ पे प्लीज, यही एग्जाम्पल समझा रही हूँ। यहाँ देखो, ए का लैंड है, गिवन ऑन लीज टू बी, बी को लीज पे दिया गया है, ठीक है ना। ए डिड नॉट पे द रेवेन्यू पेबल टू गवर्नमेंट, ए ने रेवेन्यू पे नहीं किया है गवर्नमेंट को। एंड टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ लैंड एंड एक्विजिशन ऑफ लैंड बाय द गवर्नमेंट, बी पेज द ड्यू अमाउंट। बी क्या करता है? डर से, घबरा के, ऑन बिहाफ ऑफ ए, ऑन बिहाफ ऑफ ए बी पे कर देता है। नाउ टेल मी, क्या बी को पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? ऑफ कोर्स मिलेंगे। बी इज लायबल टू बी रीइम्बर्स। तो यही चीज आपका पॉइंट नंबर 2 कहता है, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। अगर पेमेंट होता है देन ही विल बी लायबल टू बी रीइम्बर्स्ड अंडर क्वॉशी। अब अग्रीमेंट हुआ था क्या? अग्रीमेंट तो नहीं था ना यहाँ पे, लेकिन ये अंडरस्टूड है, ये डीम्ड अग्रीमेंट है कि आप उसको रीइम्बर्स करोगे। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? समझ में आ गई ना? बस थोड़ा सा और बचा हुआ है, जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। एंड देन वी विल बिगिन विद सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। नाउ ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉयिंग द बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेजुएट्स। अब ये देखो प्लीज, ऑब्लिगेशन, यहाँ देखो प्लीज, ये क्या है? ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉयिंग द बेनिफिट्स ऑफ नॉन ग्रेजुएट्स एक्ट। मतलब क्या हुआ? यहाँ पे केस लॉ है, केस लॉ से समझाती हूँ। श्यामलाल, यहाँ पे श्यामलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है ना। अब हुआ क्या था, यहाँ देखो, यहाँ क्या हुआ था कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट था। क्या था? एक गवर्नमेंट सर्वेंट था। चलो ड्राइंग से समझाती हूँ, ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको। नाउ प्लीज सी, एक के है। के कौन था? एक गवर्नमेंट का सर्वेंट था, गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता था, ठीक है ना। गवर्नमेंट ऑफिस में वो काम करता था। के को जबरदस्ती कंपल्सरली रिटायर कर दिया गया, कंपल्सरली रिटायर करवा दिया गया। मेरी बात समझ में आ गई? के को कंपल्सरली रिटायरमेंट दे दिया गया, एज की वजह से दिया होगा, वो चाहता नहीं था लेकिन उसको देना पड़ा, एज की वजह से कभी कभी होता है गवर्नमेंट ऑफिस में, ठीक है ना। तो कंपल्सरी रिटायरमेंट हो गया, तो ए को अच्छा नहीं लगा। ए ने क्या किया? केस फाइल किया और इंजंक्शन लगा दी। इंजंक्शन का मतलब क्या होता है? एक बार के लिए स्टॉप लगा दिया, मतलब कि इन लोगों ने रिटायर करवा दिया था ना, तो अब इंजंक्शन जब लग जाएगा तो ऑफिस क्या करेगी? वापस से एक ए को रखेगी जब तक कि कंप्लीट, जब तक कि कंप्लीट डिसीजन नहीं आ जाता, ठीक है ना। तो वापस से उसको एक बार रखना पड़ेगा, जैसे स्टे ऑर्डर बोलते हैं ना, स्टे ऑर्डर, वैसे इंजंक्शन। तो केस फाइल किया और कोर्ट ने क्या किया? इंजंक्शन लगा दी इंजंक्शन। तो उसके बाद क्या होता है, प्लीज देखो यहाँ पे, उसके बाद क्या होता है? के को रीअपॉइंट कर लिया गया, लेकिन नो वर्क वॉज गिवन टू के, लेकिन के को कोई काम नहीं दिया गया। नो वर्क वॉज गिवन टू के को कोई काम नहीं दिया गया, ठीक है ना। तो 1 मंथ तक के था, 1 मंथ तक के था। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया? केस फाइल किया था, हायर कोर्ट में केस फाइल किया था, और वहां पे लॉ कोर्ट ने के अगेंस्ट डिसाइड किया। मतलब कोर्ट ने कहा कि के को वॉलंटरी रिटायरमेंट करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गई? वापस से रिपीट कर रही हूँ। के एक गवर्नमेंट सर्वेंट था, ठीक है ना, के एक गवर्नमेंट सर्वेंट था, उसको कंपल्सरी रिटायरमेंट करने को कहा गया था। के को अच्छा नहीं लगा, ए ने केस फाइल किया, तो एक बार के लिए कोर्ट ने कहा कि आप इंजंक्शन कर लो। इंजंक्शन का मतलब एक बार आप वापस से ज्वाइन कर लो, जब तक कि फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है। तो के को रीअपॉइंट कर लिया गया था, लेकिन उससे कोई काम नहीं करवाया जाता था, कोई काम उससे करवाया नहीं जाता था, उसको सैलरी दे दी गई। अब 1 महीने उसने काम किया और उसको सैलरी मिल गई, सैलरी वॉज पेड, सैलरी पे कर दी गई। समझ में आया ना? अब बाद में 1 महीने के बाद जब वापस से केस रीओपन हुआ और वापस से केस का डिसीजन आया, तो डिसीजन में के अगेंस्ट आया, मतलब कि के को ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, ये आया था। तो अब बताओ, क्या के को पैसा वापस रिटर्न करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्या के को वो पैसा रखने का हक है या नहीं है? तो लॉ कहती है कि अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो क्या होगा? इफ अ पर्सन, अगर आपका इंजॉय कर रहा है नॉन ग्रेचुअस बेनिफिट्स,
तो फिर उसको पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे प्लीज देखो, यहाँ पे मेरी बात सुनना, जो मैंने आपको अभी समझाया, जो मैंने आपको भी समझाया, यहाँ पे क्या हुआ, पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट जो देखने का था कि के को रखा गया था ऑफिस में, लेकिन के से काम नहीं करवाया गया, के डिड नॉट वर्क, डिड नॉट वर्क, ठीक है ना। तो क्या के को जो पैसे मिले हैं, ये याद है क्वांटम मेरिट हमने पढ़ा था, क्वांटम मेरिट, कि जो आप काम करते हो उसके बिहाफ में आप जितना डिजर्व करते हो यू विल गेट दैट मनी, आपको पता है ना, ये हमने पढ़ा था। लेकिन के यहाँ पे काम किया था या नहीं किया था, नहीं किया था ना, तो क्या के को पैसे मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए, के हैज टू रिफंड, के को रिफंड करना पड़ेगा पैसे, क्योंकि वो नॉन ग्रेचुएट था, लेकिन साथ ही साथ उसने काम नहीं किया था। तो देखो, इफ अ पर्सन डज समथिंग फॉर अनदर पर्सन लॉफुली नॉट विद एन इंटेंशन ऑफ बीइंग ग्रेचुअस, मतलब कि होता ना कि दया भावना से, चल कोई बात नहीं ऐसे ही कर दिया, नहीं, किया गया था दया भावना से, नहीं किया गया था, किया गया था टू गेट समथिंग इन रिटर्न, इसीलिए किया गया था। इंटेंशन ऑफ बीइंग ग्रेचुअस विथ नॉट बीइंग ग्रेचुअस, नॉट विथ एन इंटेंशन ऑफ बीइंग ग्रेचुअस, मतलब कि ग्रेचुअस होने का कोई इरादा नहीं था, कोई मैं आपकी चैरिटी नहीं कर रहा था, समझ में आया। देन ही इज लायबल टू बी कंपेंसेटेड, पहली बात। लेकिन तो ये इस कंडीशन पे तो के को पैसे रिफंड नहीं करने चाहिए थे, है ना, क्योंकि उसने काम किया था, उसने 1 महीने ऑफिस ज्वाइन किया था, ऑफिस ज्वाइन करने के बाद उसको 1 महीने का सैलरी मिलना चाहिए था। लेकिन लॉ कहती है कि फॉलोइंग कंडीशंस हैज टू बी फॉलोड, द एक्ट डन or delivered has been lawful and he did not do so gratuitously, and ये वाला मेन पॉइंट था इधर, एंड अदर पर्सन एंजॉयड द बेनिफिट्स, क्या उसने काम किया था, क्या उसने कोई भी काम किया था, क्या दूसरे इंसान को फायदा हुआ था क्या ऑफिस ज्वाइन करने से, नहीं ना, नहीं हुआ था ना, तो किस बात के पैसे, तो किस बात के पैसे, इसलिए तुमको पैसे नहीं मिलेंगे। इजी ना, समझ में आया। तो ये चीज आपका लॉ कहती है। अगर कोई भी डाउट होगा प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो ये जो केस लॉ है इसका रेफरेंस आपको एग्जाम में देना है, अगर आता है तो। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ टू राइट एन आंसर, वापस से अगर किसी को डाउट है मैं वापस बता दूंगी, लेकिन आपको पता है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, ये पूरा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपको कहा था, है ना, एक बार रीडिंग करते हैं। इफ अ पर्सन फाइंड्स गुड्स ऑफ अनदर पर्सन, अगर किसी और का सामान आपको मिलता है तो ही विल बी ट्रीटेड एज बेली। नाउ मैम व्हाट इज अ बेली, बेली का मतलब क्या होता है, देखो प्लीज यहाँ पे सुनो, यहाँ पे सुनो। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल खराब हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे अर्जुन है, अर्जुन का मोबाइल डैमेज हो जाता है, अर्जुन का मोबाइल डैमेज हो जाता है। अर्जुन एक शॉप में जाता है, अर्जुन एक शॉप में जाता है रिपेयर करवाने को, तो अर्जुन उसको मोबाइल देगा या नहीं देगा, अर्जुन उसको मोबाइल देगा ना। तो क्या वो मोबाइल शॉपकीपर का हो गया क्या, नहीं ना। शॉपकीपर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शॉपकीपर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस मोबाइल को रिपेयर करके वापस से लौटाना, मोबाइल को रिपेयर करके वापस से लौटाना। तो इस कंडीशन में हम शॉपकीपर को बेली कहते हैं और इसको बेलर कहते हैं, और इस पूरा सिस्टम को हम बेलमेंट कहते हैं, समझ में आया ना। तो अर्जुन का मोबाइल खराब हो गया था, अर्जुन ने शॉपकीपर को मोबाइल दिया था, मोबाइल को ठीक करके उसको वापस लौटाना है ना, मोबाइल तो उसने कोई चैरिटी में नहीं दी, मोबाइल तो उसने अपनी मर्जी से नहीं दी, उसको वापस से मोबाइल को लौटाना है, इजंट इट। तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, बेलमेंट कहेंगे, क्लियर हुआ ना, बेलमेंट कहेंगे। अब प्लीज हियर, तो ही विल बी ट्रीटेड एज बेली, तो अगर आपको किसी का सामान मिलता है तो आप उसके बेली हो गए, मतलब कि आपको उसका ध्यान रखना है, उस सामान का ध्यान रखना है, उसको एज इट इज रखना है, और जब आपको उसका ओनर मिल जाए तो आपको उसको लौटाना है, समझ में आया ना। तो देखो यहाँ पे, द फाइंडर मस्ट टेक केयर ऑफ द गुड्स का ध्यान रखना है। नो राइट टू अप्रोप्रिएट द गुड्स, मतलब कि गुड्स को यहाँ वहां नहीं कर सकते, किसी को नहीं दे सकते, किसी को दे नहीं सकते, किसी को सेल नहीं कर सकते, कैनॉट सेल, कैनॉट प्लेज, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। वो गुड्स का अच्छे से रखना पड़ेगा, आपका नहीं है वो। एंड रिस्टोर द गुड्स टू द ओनर इफ द ओनर इज फाउंड, तो आपको गुड्स ओनर को वापस से देना है अगर ओनर मिल जाता है तो। क्लियर, समझ में आया ना। अब केस लॉ देखो, हॉलिन्स वर्सेस हाउलर का केस देखते हैं जल्दी से। यहाँ देखो, अब हुआ क्या था, एच को डायमंड मिला था एफ के शॉप के फ्लोर में, एच फाउंड डायमंड ऑन द फ्लोर ऑफ एफ शॉप, एच को डायमंड मिला था एफ के शॉप में के फ्लोर पे।
तो एच ने क्या किया, हैंडेड द डायमंड टू एफ, एफ को डायमंड दे दिया और कहा कि अगर इसका ट्रू ओनर मिल जाता है तो उसको दे देना। समझ में आया? अगर इसका ट्रू ओनर मिल जाता है तो उसको दे देना। तो फिर ट्रू ओनर नहीं मिला, मिला ट्रू ओनर नहीं मिला। तो उसके बाद एच काफी दिनों बाद आया, आके पूछा कि आपको ट्रू ओनर मिला? बोला नहीं। तो एच ने बोला कि मुझे जो भी एक्सपेंसेस लगे थे इस डायमंड के चक्कर में आने जाने में आप तक, वो एक्सपेंसेस आप मुझे दे दो और डायमंड भी रिटर्न कर दो, ठीक है ना? तो एफ क्या किया, एफ ने रिफ्यूज कर दिया। एफ ने क्या किया, एफ ने रिफ्यूज कर दिया। तो अब आप देखो, बताओ क्या ये कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि एच को वो गुड्स मिले थे। किसको मिले थे? एच को मिले थे। एच ने किसको दिया था और किस लिए दिया था? ओनर को देने के लिए दिया था। अगर ओनर नहीं मिलता है तो ये एफ को रिटर्न करना पड़ेगा एच को। एफ को एच को वो गुड्स रिटर्न करने पड़ेंगे। तो हेल्ड क्या हुआ, कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, देखो यहाँ पे, एफ मस्ट रिटर्न द डायमंड टू एच, एच को रिटर्न करने पड़ेंगे एज ही वॉज इंटाइटल्ड टू रिटेन द गुड्स। उसको सिर्फ बोला गया था कि तुम सिर्फ रखो जब तक कि ट्रू ओनर नहीं आ जाता है। एक बार ट्रू ओनर आ जाता है तो उसको देना, नहीं तो फिर मुझे देना। मेरी बात समझ में आ गई? तो इसीलिए वो गुड्स किसका हुआ, वो गुड्स एच को देने पड़ेंगे एज ही वॉज इंटाइटल्ड टू रिटेन द गुड्स। कौन किसको रखना चाहिए, किसको मिला था? फाइंडर ऑफ गुड्स कौन है यहाँ पे? यहाँ पे फाइंडर ऑफ डायमंड कौन है? एच है। तो किसके पास रहेगा वो? एच के पास रहेगा जब तक ट्रू ओनर नहीं मिलता। मेरी बात समझ में आ गई? तो ही इज इंटाइटल्ड टू रिटेन द गुड्स फाउंड अगेंस्ट एवरीबडी। मतलब कोई और कुछ भी बोले कि तेरा भी तो नहीं है, सपोज एफ बोलेगा कि तुम्हारा भी तो डायमंड नहीं है तो मेरे पास रहेगा, नहीं, जिसको मिला है उसके पास रहेगा जब तक कि ट्रू ओनर नहीं आ जाता। एक्सेप्ट द ट्रू ओनर, जब तक ट्रू ओनर नहीं आ जाता तब तक किसका लाइबिलिटी बनता है? वो गुड्स का, इसका एच का लाइबिलिटी बनता है। मेरी बात समझ में आ गई ना? ये वाला इजी था। नेक्स्ट पॉइंट है मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोर्जन। अब एक बात सुनो, सपोज मैं गूगल पे कर रही हूँ, गूगल पे करते करते मैंने, सपोज मुझे अर्जुन को करना था गूगल पे, और मैंने बाय मिस्टेक आकाश को कर दिया। किसको कर दिया? आकाश को कर दिया। तो अब एक बात बताओ, क्या आकाश मुझे पेमेंट करेगा या नहीं करेगा? मिस्टेक हुआ ना, तो इसको तो भूल से पैसे मिल गए, ये तो मुझे वापस लौटाएगा, इजंट इट? तो वही चीज यहाँ पे मैंने कहा है, मनी पेड बाय मिस्टेक must be or mistake or under coercion under section 72 a person to whom money has been paid or anything delivered by mistake। फॉर एग्जाम्पल आपका अमेजोन से पार्सल आपके घर छोड़ जाता है कोई, आपका पार्सल नहीं है लेकिन बाय मिस्टेक आपके यहाँ डिलीवर हो जाता है, तो क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि उस इंसान को दो? यस बनती है। मतलब वो आपसे ले सकता है, अगर आप रिफ्यूज करते हो तो वो आपके अगेंस्ट केस भी कर सकता है। तो इफ अ पर्सन टू whom the money has been paid और एनीथिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोर्जन, कोर्जन तो हमने कर ही लिया है, अगर आप जबरदस्ती किसी से कुछ भी करवाते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, आपको पता है ना, वो वॉइडेबल है। इट मस्ट बी रिपेड और रिफंडेड, तो वो आपको वापस से लौटाना पड़ेगा और रिटर्न करना पड़ेगा। समझ में आया? अब देखो दो तीन केस लॉज है। नंबर वन, शिव प्रसाद वर्सेस शिरीष चंद्र AIR 1949। जितना याद रहता है ये वाले केस लॉज इतने आएंगे नहीं, यहाँ इस चैप्टर से इतना ज्यादा डिटेल्स में पूछता नहीं है, बट स्टिल आपको करना पड़ेगा। तो इसका कुछ कुछ केस लॉज दो, एक या दो याद करोगे तो ही हो जाएगा ना। मिस्टेकनली पेड और डिलीवर्ड एनीथिंग मस्ट बी रिटर्न। अगर आप कोई भी चीज, इसका क्या था मेन क्या था इसमें, हेल्ड क्या क्या था, कोर्ट ने क्या बोला था? कोर्ट ने बोला था अगर आप बाय मिस्टेक कुछ भी दे देते हो या कोई भी चीज कहीं और डिलीवर कर देते हो बाय मिस्टेक तो वो आपको लौटाना पड़ेगा। इजी। नाउ सेठ कंजीक वर्सेस नेशनल बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपने जबरदस्ती कोर्जन करके बाय फोर्स अगर आपने पैसा पे किया है तो वो पैसा भी आपको रिटर्न करना पड़ेगा। समझ में आया है ना? अगर आपने जबरदस्ती कोई किसी से पैसा लिया है तो वो पैसा आपको रिटर्न करना पड़ेगा, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। और वॉइडेबल वाला में कोर्जन वाला टॉपिक में हमने किया था कि अगर आपका कोर्जन होता है और अगर आप वॉइडेबल में उसको वॉइड कर देते हो तो फिर रिस्टोर करना पड़ेगा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट पहले था वैसे करना पड़ेगा। अगर आपको बेनिफिट्स मिला है तो वो रिटर्न करना पड़ेगा। क्या था ना हमने, वही चीज यहाँ पे है। यू हैव टू रिटर्न इफ यू हैव टेकन एनीथिंग बाय फोर्स। समझ में आया ना? तो यहाँ आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म होता है। एंड आई होप
ये आपका जो रिकॉर्डेड लेक्चर मैंने दिया है ये आपको समझ में आया है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हो। आप टेलीग्राम ग्रुप लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वो ज्वाइन कर सकते हो और फिर मुझे क्वेश्चंस कर सकते हो। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा मेरे ग्रुप पे, तो आप आज ही मैं अवेलेबल करवा दूंगी आपके टेलीग्राम ग्रुप पे, तो यू कैन जस्ट टेक इट फ्रॉम देयर। एंड आई होप दिस लेक्चर वाज गुड, and please do subscribe the channel, click on the bell icon so that अगर मैं कोई भी क्लासेस और भी क्लासेस में देने वाली हूँ तो वो सारे आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। एंड होपफुली कल से मेरा लाइव सेशन होगा, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, एंड अगर मैं वो लाइव सेशन दे पाऊँ तो बहुत अच्छा होगा, आपका डाउट्स क्लियर हो ही जाएगा वैसे भी। तो थैंक यू सो मच guys, and it was very 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 nice that you all watched my video. Thank you so much, please give your love and support. Thank you so much guys. Bye bye, keep learning and all the best.